नमस्कार, आप देख रहे हैं भटनी टाइम्स। भटनी क्षेत्र में स्थित ग्राम सिसवा के निवासी पीयूष विक्रम ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा पास कर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया। पीयूष अब भारतीय नौसेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा करेंगे और इसके लिए उन्हें एनडीए अकादमी में 2 साल की कठिन प्रशिक्षण प्रक्रिया से अब गुजरना होगा। पीयूष ने अपना इंटरव्यू भटनी टाइम्स को दिया, जिसमें उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवार के सभी सदस्यों, शिक्षकों और दोस्तों को दिया है। बताते चले कि पीयूष के पिता उद्भव कुमार शर्मा एक सम्मानित वारंट ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त है, जो हमेशा पीयूष को पढ़ाई में उसे प्रेरित करते रहे हैं। पीयूष का संदेश है कि ईमानदारी और मेहनत से कोई भी अपने सपने को साकार कर सकता है। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं पीयूष विक्रम के भटनी टाइम्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और उनके अनुभव को। नमस्कार, आप देख रहे हैं भटनी टाइम्स। मैं रूमी निजामी अपनी टीम के साथ आज मौजूद हूँ भटनी क्षेत्र के गांव सिसवा में, जहां पे हम संक्षिप्त साक्षात्कार लेने के लिए आए हैं, जो कि एनडीए में सफल हुए हैं मिस्टर पीयूष विक्रम जी, जिन्होंने तीसरे प्रयास में एनडीए को अटेम्प्ट करते हुए सब लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया है। आज हमारी मुलाकात आपसे रूबरू होगी, जो बताएंगे कि इनकी सफलता का राज क्या और उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत और कितने परिश्रम के साथ इस पद को हासिल किया है। सबसे पहले पीयूष जी, मैं आपको बधाई देता हूँ अपनी टीम सनी गुप्त, कलीमुल्ला, वरिष्ठ पत्रकार विशाल यादव और सोनू वर्मा की तरफ से। मैं खुद रोमी निजामी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आप रक्षा अकेडमी को चुना, आपने रक्षा में जाने के लिए कैसे मन बनाया, क्या इसकी पृष्ठभूमि रही? देखिए, जब से मैं बचपन में था, तो बचपन में जब से पैदा हुआ हूँ तब से मेरे पापा इंडियन एयरफोर्स में थे। तो उनको देख के मेरा हमेशा से मोटिवेशन था। जब भी मैं सुबह उठता था तो पापा पहले से ही वर्दी में तैयार रहते थे, जाते थे और फिर हम एयरफोर्स में थे तो एयरफोर्स के स्कूलों में पढ़े, तो आसपास जहाजें उड़ती थी, वायुसेना का माहौल था। तो उसमें एक मन था कि उनसे थोड़ा ऊंचे अधिकारी बनने का एक सपना था कि हम इसी फील्ड में जाएं और कुछ अच्छा हासिल करें। तो इसके चलते ही मैंने एनडीए का अटेम्प्ट दिया और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें मैं सफल रहा। ये कोलकाता बोर्ड एसएसबी में पढ़ा था, एनएसबी कोलकाता में मेरा एसएसबी पढ़ा था, जहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ। 5 दिन का ये इंटरव्यू होता है और उसके बाद फिर मैंने अपना मेडिकल क्लियर करके ज्वाइन किया। जी, आप हमें अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं कि आपके चाचा, पिताजी या अन्य और भी किन पदों पे और किसान हैं या अन्य नौकरियों में भी है? शुरू करते हैं। तो मेरे दादाजी एक टीचर थे जो प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। मेरे पापा एयरफोर्स में जेडब्ल्यू जूनियर वारंट ऑफिसर के पद से रिटायर हुए। अभी करेंटली वो सीएजी ऑडिटर हैं ग्वालियर ऑफिस में। मेरे चाचा जी, जो मेरे दूसरे नंबर के चाचा, मेरे टोटल 4 चाचा है, 3 चाचा है, उसमें मेरे चाचा एयरफोर्स में अभी करेंटली। तीसरे चाचा की मेरी एक दुकान है और मेरे चौथे चाचा डॉक्टरी की फील्ड में काम कर रहे हैं। जी, आपकी शुरुआती शिक्षाएं जो है प्राइमरी स्तर की कहाँ से हुई? मेरी प्राइमरी की शिक्षा अलग अलग जगहों से हुई। जैसे मेरे पापा की अलग अलग पोस्टिंग आती रहती थी, जैसे पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात। तो अन्य जगह से मैंने 2-3 क्लासेस करके ऐसे करा। जैसे फर्स्ट सेकंड मैंने पंजाब से किया, फिर मैंने 3rd तक तमिलनाडु से किया, फिर मैंने 5th तक गुजरात से किया। उसके बाद फिर मैंने कानपुर उत्तर प्रदेश में 9th तक करी और 10th और 12th मैंने ग्वालियर मध्य प्रदेश से केंद्रीय विद्यालय स्कूल से खत्म किया। जी, उसके बाद आपका हाई स्कूल कहाँ से और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आपने कहाँ से पास की? वो मैंने ग्वालियर मध्य प्रदेश से ही पास करी। जी, अब अगले सवाल पर आते हैं कि आपने एनडीए को अटेंड किया। इसको आपको अटेंड करने में आपने बताया तीसरा प्रयास था, तो आपने इसके लिए कोई कोचिंग का सहारा लिया या खुद अपनी तैयारी स्वयं अपने आप की, या किसी और से सलाह लेकर या किसी के साथ मिलकर की? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पापा इंडियन एयरफोर्स में थे, तो उनके कुछ सीनियर ऑफिसर्स थे, मैंने उनसे बात करी। जैसे ग्रुप कैप्टन वर्मानी सर थे, एक कमांडर विकास यादव सर थे। मेरे पापा स्वयं ही 3-4 बार ये परीक्षा में
परीक्षा दे चुके हैं, तो उनका खुद का एक्सपीरियंस था और भी लोगों से एक्सपोजर मिला। और आजकल के जमाने में तो यूट्यूब और मीडिया जैसे जैसे जिस माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं, तो वो भी है, तो उसी माध्यम से। जी, आपने स्वयं प्रयास किया और आप सफल भी हुए, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि इनमें बहुत सारी किताबों का अध्ययन करना पड़ता। आने वाले युवाओं के लिए जो आप तरह ही एनडीए में, आरक्षा में, वायुसेना में, नौसेना में शामिल होना चाहते हैं, वे किस तरह की तैयारी करें और कैसे अपने आने वाले वक्त में उसको कामयाब बनाने के लिए इसमें कौन सी किताबों का अध्ययन करें और कैसे यूट्यूब का भी सहारा क्या इसमें बड़ा सहायक हो सकता है? देखिए, मैंने एसएसबी के लिए नटराजन सर की किताब पढ़ी थी और एनडीए की परीक्षा के लिए एक पाथ फाइंडर करके किताब आती है, उससे थोड़े मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे। बाकी मैंने ऑनलाइन एक मॉक सीरीज ले ली थी, और बाकी फिजिक्स वाला, अनअकैडमी और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से हम ये सब देख सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। मैंने खान डिफेंस अकेडमी करके था, वो उसके वीडियोस आते थे, उससे भी एनडीए की रिटन परीक्षा की तैयारी करी थी। जी, इस सफलता के बाद आपको महसूस कैसा हो रहा है और क्या लग रहा है? इस सफलता के बाद मैं आपको बताऊं कि इस पूरे इसमें सबसे मुश्किल एसएसबी होता है, जो 5 दिन का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो 5 दिन का इंटरव्यू चलता है। तो उसमें आखिरी दिन पता चलता है कि क्या हुआ आपके साथ। कोई बताता नहीं कि ऐसा अच्छा जा रहा है, खराब जा रहा है, वो आपका खुद का एनालिसिस होता है। तो आखिरी दिन जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उस दिन मैं बहुत रोया था। मतलब सच में 15-20 मिनट तक तो मैं रोता ही रहा था। जब तक मुझे फोन मिला, मैंने पापा को भी बताया, तब भी मैं रो ही रहा था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मैंने इतने मतलब प्रयास किए, तब भी इतनी मेहनत करने के बाद एनडीए देता था, फिर 4-5 महीने के बाद उसका इंटरव्यू आता था, और फिर इंटरव्यू में फिर से नहीं हुआ, फिर तैयारी करी, फिर रिटर्न का, फिर इंटरव्यू, फिर नहीं हुआ। और फिर पापा का भी देखा था कि पापा ने भी बहुत बार प्रयास किया है, तो मैं मतलब यहाँ पहला था, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा, तो मैं भी बहुत भावुक हो गया था उस समय। अच्छा, एक आखिरी सवाल और मेरी तरफ से कि जब आपने पहला प्रयास, दूसरा प्रयास किया और निराशा हाथ लगी, तो क्या आपके मन में कभी आया कि छोड़िए, अब ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, किसी दूसरी दिशा में चलते हैं? क्या आपको ऐसा लगा, निराश हुए? नहीं, निराशा, देखिए निराशा तो नहीं हुई, निराशा तो थोड़ी होती है, लेकिन ऐसा छोड़ने का कभी मन में नहीं आया, क्योंकि मन में एक ही भावना थी कि मेरा हो, मतलब जैसे एक अंदर से आता है, फीलिंग आती है कि यही चीज मेरे लिए बनी है, मैं इसी के लिए बना हूँ। और मम्मी पापा इतना मोटिवेट करते थे, मेरी बड़ी दीदी है, मेरे 2 छोटे भाई हैं, उनको देख के मोटिवेशन आता है, मतलब। और तो मोटिवेशन के तो बहुत सोर्सेज हैं मेरे, जैसा कि मैंने बताया, 2 लोग वायुसेना में थे, फिर मेरे बाबा, उनसे जब भी बात करो तो मुझे मोटिवेट करते थे, जो मेरे टीचर हैं बाबा। फिर मेरे छोटे भाई आयुष डुगू, और मेरी दीदी ऋचा शर्मा, अभी वो भी मीडिया की फील्ड में ही IIMC कोट्टयम से मास मीडिया कम्युनिकेशन से कर रही है, तो उनको देख के कभी ऐसा लगा ही नहीं। फिर मैंने कहा प्रयास करते रहेंगे, और मैंने प्लान भी लेके रखा था कि मैं बीटेक कर लूंगा, तो इसके चलते मैं NIT भोपाल से भी बीटेक कर रहा था, मेरा फर्स्ट ईयर का बीटेक हो भी गया था, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। अब कुछ सवालात आपकी सफलता पे हमारे सनी गुप्त जी के द्वारा। सबसे पहले भटनी टाइम्स के दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारे क्षेत्र में ग्राम सिसवा में इस समय पीयूष जी हैं, जिन्होंने एक अच्छा जिगान सक्सेस हासिल किया है, तो इससे रिलेटेड हम इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मेनी कांग्रेचुलेशन पीयूष जी। थैंक यू। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब कोई एस्पिरेंट तैयारी करता है तो बहुत सारे चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल लाइफ में आती हैं, और आपके लाइफ में भी कोई ना कोई ऑब्स्टेकल होगा, और उससे आपने निपटा भी होगा। सही बात। तो वो कौन से ऐसे चैलेंजेस थे, ऑब्स्टेकल थे जो आपको परेशान करते थे, और उससे आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, कैसे ढूंढा? प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब मेरा टाइम था, जब मेरे 10-12 चल रहे थे, उसी दौरान कोरोना का काल आया हुआ था, तो उस समय पढ़ाई सबसे बड़ा, मतलब कैसे करे, ऑनलाइन सब शिफ्ट हो गया था। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता था कि हम पीछे करके गेम खेलने लगते थे, फिर गेम खेलने की आदत सी लग गई थी। तो जब ऑनलाइन कुछ भी पढ़ो तो फिर थोड़ा गेम खेलने का मन करेगा, थोड़ा इधर उधर व्हाट्सएप चलाने का मन करेगा। तो मैंने क्या कि इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा लिए थे कि मैं 3 घंटे पहले पढ़ूंगा, तब मैं आधे घंटे के लिए चलाऊंगा, मैं 3 घंटे पढ़ूंगा तो आधे घंटे के लिए चलाऊंगा। इसके चलते मुझे 10th में भी काफी अच्छे परसेंटेज आए थे, 97% आए थे मेरे, 97.2%। फिर 12th में भी 98% आए थे। तो इसी ऐसे मैंने किया। इंडिया के टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम एनडीए है, और इसके प्रिपरेशन के बारे में आप बताइए कि कितने फेजेस थे, और किस फेज में कितने सब्जेक्ट होते हैं, रिटेन
कितने घंटे का पेपर होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, और यहाँ के लड़कों को खास तौर पे इंस्पिरेशन के तौर पे, मोटिवेशन के तौर पे क्या कहना चाहेंगे, पूरा सब्जेक्ट वाइज आइए स्ट्रेटजी पे बात करते हैं, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल है कि कितने फेजेस हैं ये बताइए पहले। पहले तो इसके तीन फेजेस होते हैं। एक रिटन, फिर एसएसबी जो इंटरव्यू होता है, और उसके बाद मेडिकल, और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट आती है और उसी के बेसिस पे ज्वाइनिंग होती है। तो फेज 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कितने कितने नंबर का होता है? एक फिक्स वेटेज नहीं होता, 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स का और एक जीएटी का, जनरल अवेयरनेस टेस्ट बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स का जो पहला पेपर होता है वो 2.5 घंटे का होता है, दूसरा वाला भी 2.5 घंटे का होता है। तो जो दूसरा सेट ऑफ पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन शुरुआत के इंग्लिश के होते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन और होते हैं, वो मिक्स होते हैं साइंस में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, और इसके साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के। ठीक है। तो आपके सोर्सेस क्या थे? जैसा कि आपने अभी रूमी निजामी को बताया कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे और विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे अनअकैडमी, फिजिक्स वाला और विभिन्न तरह से आपने स्रोत को इकट्ठा किया और अपने मटेरियल को तैयार करके आपने प्रिपरेशन को जारी रखा। तो आप पहले ही लेट्स पॉइंट टू डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स का क्या स्ट्रेटजी था आपका? जो बात क्या थी कि मैं 10वीं के बाद से ही जेईई की भी तैयारी कर रहा था साथ साथ में। तो मैंने जेईई के लिए कोचिंग ली थी रिटर्न के लिए। तो इसमें मेरे को मैथ्स के लिए बहुत आसान पड़ा, क्योंकि मैं आईआईटी लेवल की मैथ्स पढ़ता था, तो एनडीए की उससे थोड़ी कमजोर, मतलब हल्की होती है मैथ्स। तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे खास तैयारी नहीं करी, उसके साथ साथ तैयारी करता रहा और फिर मेरा मैथ्स का तो हो गया था। यानी आईआईटी बैकग्राउंड से आपको काफी हेल्प मिल गया था मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वो फिर आसान ही लगता है, क्योंकि हम 10 तक जो पढ़ते हैं सही बात, ज्यादातर उससे रिलेटेड ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि इंग्लिश के लिए, क्योंकि यहाँ के जो रूरल बैकग्राउंड के लड़के हैं खासकर उनका एक्सेंट अच्छा नहीं होता है इंग्लिश का, और इंटरव्यू में तो सबसे ज्यादा चैलेंजेस होता है क्योंकि उनका एक्सेंट कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो आप अपने इंग्लिश का कमांड, क्योंकि मैंने आपके पापा से मिला तो वो काफी वेल डिसिप्लिन लग रहे थे, आपको भी देख के लग रहा है आप वेल डिसिप्लिन है। तो आप बताइए कि ये डिसिप्लिन बचपन से था या ये पढ़ाई के फेजेस में स्टार्टिंग स्टडी टाइम में हुआ? नहीं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो हम जानते ही हैं कि डिफेंस बैकग्राउंड कैसा होता है। पापा पहले से स्ट्रिक्ट थे, सुबह 6 बजे उठते थे, 7 बजे तक ऑफिस चले जाते थे, और हम भी उन्हीं के साथ साथ वो उठते थे, तो हम भी साथ साथ उठते थे। तो वैसा एक डिसिप्लिन लाइफ बन गई थी। स्कूल जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट करने बाहर चला जाता था। तो बचपन से वो आया है, मतलब वो खून में ही है। बाबा, मैंने कहा टीचर थे, तो टीचर तो पता ही है सबको स्ट्रिक्ट होते हैं, तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड ही डिसिप्लिन है। इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या थी और कौन से आपने बुक और सोर्सेस को इकट्ठा किया था, उससे प्रिपरेशन कर रहे थे? मेरी दीदी ने भी मेरे से पहले, मेरे पापा ने भी मेरे से पहले, जैसे कि मैंने बताया, एनडीए की तैयारी करी थी। तो इंग्लिश और ये जीटी वाला जो पोर्शन था, जैसे फिजिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला, तो उसके लिए मैंने उनके नोट्स को पढ़ लिया। और इंग्लिश के लिए मैंने क्या किया कि मैंने दीदी से, मैं इंग्लिश में ही बात करता था, मेरी भी मतलब बोलने वाली इंग्लिश थोड़ी सी खराब थी, तो मैं दीदी से बात करता था। दीदी की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो मैं पापा और दीदी से सिर्फ इंग्लिश में ही बात करता था। तो इससे धीरे धीरे करते करते 2-3 महीने में ही बहुत बहुत ज्यादा चेंज आ गया मेरे अंदर इंग्लिश बोलने में। और एक बार बोलनी आ जाती है ना, तो समझ में भी आने लगती है। फिर दीदी ने मेरे को बहुत सारा नॉवेल्स पढ़ने के लिए बताई, तो मैंने कुछ नॉवेल्स भी पढ़ी, तो उससे भी मेरी काफी इंग्लिश सुधरी। उसके बाद रेनेट मार्टिन की एक बुक आती है, वो भी पढ़ सकते हैं आप, और यूट्यूब से तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो अब लेट्स टॉक अबाउट योर इंटरव्यू स्ट्रेटजी। तो इंटरव्यू स्ट्रेटजी ये थी कि पहली बार तो मेरे पापा ने बोला था कि, मतलब एक बेसिक समझा दिया था कि पहले दिन जाओगे तो स्क्रीनिंग होती है, आधे बच्चे पहले दिन ही छट जाते हैं, उसके बाद जो बचते हैं वो 5 दिन तक रुकते हैं इंटरव्यू में। फिर उनके इंटरव्यू में 3 फेज होते हैं। पहले नॉर्मल इंटरव्यू होता है, एक जीटीओ पार्ट होता है जिसमें हम ग्राउंड वाले काम करते हैं, फिजिकल जिसमें होता है इन्वॉल्व, और फिर एक जिसमें ग्रुप डिस्कशन वगैरह, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज वगैरह होती है, और उसके बाद एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है जिसमें आपका 3 फेज, मतलब मनसा वाचा कर्मणा पे वो पूरा ही इंटरव्यू बेस्ड होता है। तो एक बार खुद से जाओ, स्वयं में जाओ, बिल्कुल भी कुछ मत समझो, तो हो सकता है हो जाए। देखो एक बार, तो फिर मैं पहली बार गया, फिर वो निराशा हाथ लगी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कहाँ जैसे मैं पहली बार में स्टोरीज नहीं लिख पाया था ढंग से, फिर मैं अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाया था ग्रुप डिस्कशन में, तो मैं उसकी प्रैक्टिस करके गया। जैसे कि मैंने बताया, अपनी दीदी से इंग्लिश वगैरह में बात करनी शुरू की, और इस पे पॉलिश करते करते मेरा 3rd अटेम्प्ट में हो गया।
यहाँ के लड़कों को इंस्पिरेशन के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? इंस्पिरेशन के तौर पर तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, मेहनत ही मतलब फल देती है, और कोई चीज कोई भी जुगाड़ लगाने में कुछ भी नहीं होता। मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन फल मिलेगा ही मिलेगा। जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था वो 9 जनवरी 2023 को दिया था, और फाइनली जब मुझे सफलता मिली, जिस तारीख को मैं रिकमेंड हुआ था इंटरव्यू में, वो मेरा 29 मार्च 2024 की डेट थी वो। तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल लग गए 3 इंटरव्यू पढ़ने में। मेरे 6 महीने पे आता है एनडीए का पेपर। तो कंसिस्टेंटली मेहनत करना, वो एक प्रेशर भी रहता है। पहले रिटर्न से पहले 1-2 महीने पढ़ाई करो, उसके लिए थोड़ा रहता है। फिर एक बार रिटर्न का आ जाता है रिजल्ट, तो फिर इंटरव्यू की तैयारी करो, और फिर इंटरव्यू में निराशा हाथ लग जाती है, तो आदमी को थोड़ा डिमोटिवेशन होता है। साथ में आईआईटी एनआईटी की भी परीक्षा चलती रहती है, तो ऑल इंडिया के टेस्ट होते हैं, तो उसमें भी रैंक अगर थोड़ी खराब आ जाती है तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है। लेकिन परिवार में लोग अगर अच्छे हो, परिवार से बात करो, मम्मी पापा से बात करो। मम्मी बहुत बड़ी मोटिवेशन थी मेरी। मैं जब भी कुछ खराब होता तो मम्मी से बात करता था, दीदी से बात करता था, दादा दादी से बात करता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे ही मैं मोटिवेटेड रहा और ऐसे निकल गया। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष, तुमने बहुत अच्छे से जवाब दिया और सारे क्वेश्चन को सिस्टमैटिकली बहुत अरेंजमेंट के साथ जवाब दिया। भटनी टाइम्स पे इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू तुम्हें। पीयूष जी, एक छोटा सा सवाल जाते जाते कि इस सारी सफलता जो आपको मिली है, कहते हैं नाट्य मंच पर एक पीछे पर्दा होता है और पर्दे के पीछे कुछ कोई काम कर रहा होता है, उसके अनुसार ये सारा ड्रामा चलता है। तो इस ड्रामे के यानी सफलता के पीछे आप किसे श्रेय देना चाहते हैं जो आपको यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया? मैं तो अपना श्रेय एक आदमी को नहीं, मैं तो सबको ही देना चाहूंगा। मेरे बाबा से शुरू करता हूँ, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे चाचा जी, मेरा समक्ष परिवार। ऊपर से जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मेरे साथ इंटरव्यू देने बहुत से बच्चे आए थे, उनके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, उस पर हमने डिस्कशन वगैरह किया, तो वो लोग हुए, उनसे भी बहुत हेल्प मिली मुझे। फिर मेरे पापा के दोस्त जो सीनियर्स थे, कमांडर विकास सर बताया, मैंने मानी सर बताया, वो लोग बहुत हेल्प किया उन्होंने भी, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मैं एनआईटी गया तो एनआईटी के टीचर्स, उनसे भी बहुत एक्सपीरियंस मिला, उनके भी किसी फैमिली बैकग्राउंड में कोई डिफेंस में था, तो ये था। लेकिन मेरे बाबा का, मेरे पापा का और मेरे एक सर थे कमांडर विकास सर, इन 3 लोगों का बहुत ज्यादा रोल था मेरी सफलता के पीछे। ये आपने संयुक्त रूप से सारे परिवार को श्रेय दिया। और चलते चलते मैं भटनी टाइम्स के कलीबुल्लाह, सनी गुप्ता, मैं खुद रोमी निजामी, सोनू वर्मा और विशाल यादव की तरफ से आपसे बहुत सारी शुभकामनाएं। सफलता पर देता कि आप तरक्की करें 2 लाइनों के साथ कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछाला जाए। सही बात है। धन्यवाद बहुत बहुत। आप सभी देख रहे दर्शकों को इस होनहार वीरवान छात्र की तरफ से जो कामयाब हुए हैं, ढेर सारी प्रेरणाएं लेते जाइए और काफी मेहनत कीजिए। उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है, बस आज से लग जाइए, कल आपके पेड़ का फल आपके सामने होगा। धन्यवाद, नमस्कार।